विक्रम रायचंद पूरे 12 साल के बाद बड़ी कोठी जा रहा था। एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने के लिए पहले से ही 4 गाड़ियां तैनात कर दी गई थीं। वो जब सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठा तो पीछे वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी आगे आ गई और बाकी की 2 उसकी गाड़ी के पीछे चलने लगी थीं। इस वक्त उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े हुए थे। मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद जब वो बड़ी कोठी के सामने पहुंचा, तो उसकी गाड़ियों के आने की आवाज के साथ ही कोठी के सामने ढोल नगाड़े की थाप जोर-जोर से बजने लगी थीं और ढेर सारे अनार पटाखे से पूरा आसमान रोशन हो गया था। कई सारी लड़कियां जो कि रंग-बिरंगी भेष-भूसा पहने उसके स्वागत में खड़ी थीं, ऊंची-ऊंची आवाज में गाना गाने लगीं। और उसने जैसे ही जमीन पर कदम रखा तो देखा कि उसके लिए सारा रास्ता गुलाब के फूलों से सजा दिया गया था। उसने यह देखा और फिर अपना सर झटककर वो आगे बढ़ा। सबने एक-एक करके उसे हार पहनाने शुरू कर दिए। वो अंदर आया तो उसकी दादी अपनी बाहें फैलाए खड़ी उसका इंतजार कर रही थीं। वो अपनी दादी के सीने से जा लगा। वो उसके माथे को चूमती जा रही थी और उसके सर को बार-बार सहला रही थी। साथ ही उनकी आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे थे। बस करिए अम्मा, अब हमें भी तो मिलने दीजिए अपने बेटे से, विक्रम की मां संजना ने कहा, तो वो अपनी दादी को छोड़कर अपनी मां की तरफ बढ़ा। फिर सभी से बारी-बारी मिलने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होकर खाने पीने के बाद जब वो अपने कमरे में सोने के लिए लेटा, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आलिया का फ़ोन आ गया। उसने जब कॉल रिसीव करके अपने कानों पर लगाई, तो उधर से आवाज़ आ ही नहीं रही थी। उसने फ़ोन में नेटवर्क चेक किया, तो नेटवर्क काफ़ी कम आ रहे थे और इसीलिए वो तुरंत ही उठकर रेस पर आ गया। कुछ देर उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी और उसके बाद वो फ़ोन बंद करके जैसे ही मुड़ने लगा, तभी उसकी नज़र बाहर बगीचे के एक झूले पर पड़ी, जिस पर अभी एक वजूद उसे नज़र आ रहा था, जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो कोई लड़की थी, जो धीरे-धीरे झूला झूल रही थी। उसके सिर पर दुपट्टा टिका हुआ था, लेकिन झूला झूलने की वजह से वो बार-बार सरक कर नीचे आ रहा था। उसके लंबे बाल ज़मीन से बस कुछ दूरी पर ही थे। कुछ पल के लिए तो विक्रम रायचंद उस लड़की की खूबसूरती में उसे क्या लेना देना है, वह चाहे कोई भी हो, लेना देना तो मुझे वाकई में उससे कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उसे 2 दिन से लगातार इस तरह से देख रहा था, बस इसीलिए पूछ रहा था। अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है, वह कंधे उचकाकर बोला। वह वही है जिसे सालों पहले तुम अपना नाम देकर यहाँ पर अकेला छोड़ गए थे। वह अपना सर झटक कर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी संजना की आवाज़ उसके कानों से टकराई और वह एक झटके से मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। वह लड़की अभी तक यहाँ पर इसी घर में मौजूद है। अरे, आपको तो यह चाहिए था कि उस लड़की को उसकी जिंदगी जीने देती। मैं तो पहले भी आपसे कहा था कि मैं इस रिश्ते को मानता ही नहीं हूँ। 12 साल की बच्ची थी, वह जिसे शादी का मतलब भी नहीं पता था, और आपने उसे मेरे पल्ले बांध दिया था ताकि आप अपने भाई से अपना रिश्ता और भी मजबूत बना सकें। लेकिन मैं इस रिश्ते को ना तो पहले कभी मानता था और ना ही अब मैं मानूंगा। वैसे भी अब तो बात बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई और लड़की आ चुकी है और मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वह एकदम से लहजे में बोला था। हे भगवान, क्या कह रहा है यह लड़का? देखो विक्रम, ऐसा मत कहो, आखिर उस बच्ची का फिर क्या होगा? विक्रम की माँ उससे गुस्से में बोली, चाचा जी के 2 बेटे हैं, उनमें से किसी से उसकी शादी करवा दीजिए। वह बड़े ही इत्मीनान से बोला था, उसकी शादी तुमसे हो चुकी है। बेशर्म इंसान, रवि और अमित का रिश्ता तुम्हारी मौसी की बेटियों से तय हो चुका है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी यह बकवास अपने पास ही रखो, और जब लंदन वापस जाओ तो उस लड़की को भी अपने साथ ले जाना। भले ही वहां जाकर मेरी तरफ से उसे मार कर फेंक देना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, रवि और अमित तुम्हारी मौसी के ही दामाद बनेंगे। मैं अपनी भांजों को किसी और के घर पर नहीं भेज सकती हूँ। वह दोनों अपने ही घर के बच्चे हैं और इसीलिए मैं अपनी बहन की बेटियों को अपने सामने ही रखना चाहती हूँ। बाकी वह तुम्हारी पत्नी है। अब तुम्हें उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब भी यहाँ से जाना तो उसे अपने साथ लेकर ही जाना।
मैं अब उसे यहाँ पर और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि रवि वैसे ही उसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, संजना ने कहा। विक्रम गुस्से में बोला, तो फिर आखिर दिक्कत क्या है रवि? उसमें अगर दिलचस्पी ले रहा है, तो फिर तो आपको चाहिए कि आप इस लड़की की रवि से ही कर दें। आप क्यों पायल को उसके सर पर थोपना चाहती हैं? इस दुनिया में हर एक इंसान को अपनी पसंद की शादी करने का पूरा हक है। आप लोगों ने अपनी ऐसी ही वाहियात जिदों की वजह से बड़े भैया की शादी अपने रिश्तेदारी में ही कर दी, जबकि वह अपनी क्लासमेट को पसंद करते थे। और अब आप लोग यही हाल रवि का भी करना चाहते हैं। ऐसे में तो वह पायल से कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। आप लोगों को इतनी जरा सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? वह बहुत ही ढीठ से अंदाज में बोला। मेरे सामने यह सारी फालतू की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह प्यार, मोहब्बत, पसंद, यह सब सिर्फ फिल्मी बातें होती हैं, ख़याली पुलाव पकाने वाली। इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। जब एक इंसान की शादी किसी से हो जाती है, तो वह दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और फिर खुद बखुदा को पसंद भी करने लगते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। वैसे भी ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक साथी की ज़रूरत होती है, तो वह तो सभी को मिल रहा है, संजना ने एकदम स्पष्ट लहजे में कहा। तो विक्रम बुरी तरह से जुझार में अपनी मुट्ठियां बांध ली और फिर वह पैर पटकता हुआ अपने कमरे में आ पहुंचा और सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। और फिर वह आज से 14 साल पहले के उस वाक्य में खो गया। उस वक्त वह 19 साल का था, जब उसकी मामा मामी की अर्थी आई थी। उनकी 14 साल की बेटी रोशनी अपने माँ बाप से बिछड़ने के गम में फूट फूट कर रो रही थी। रोशनी के ननिहाल वाले उसे अपने साथ लेकर न चले जाएं, इसीलिए उस 14 साल की बच्ची की शादी उस उम्र में ही मुझसे करा दी गई थी। रोशनी के ननिहाल वाले अपना दिल मसोस कर वहां से चले गए थे। वह उस नन्ही सी गुड़िया से खेलने वाली बच्ची के साए से भी दूर भागता था। और जिस दिन ताऊ जी ने उसे अपने साथ कमरे में सुलाने को कहा, तो वह तो गुस्से से बिल्कुल पागल ही हो गया था। मगर ताऊ जी के गुस्से के आगे उसकी एक भी ना चली और वह नन्ही सी रोशनी के साथ उस बेड पर सोया, जो कि उसे अपना भैया जैसा समझती थी। वह हर वक्त अपने नसीब को कोसता रहता और फिर हायर स्टडीज़ के लिए जब वह लंदन गया तो फिर वहाँ से वापस आया ही नहीं। अब जब दादी ने उसे बहुत बार मिलने के लिए बुलाया, तो इमोशनल होकर वह बस सिर्फ अपनी दादी की खातिर उनसे एक हफ्ते के लिए यहाँ मिलने आया था। वहाँ पर उसका एक बहुत आलीशान होटल था और इसीलिए वह बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता था। वह गहरी सांस लेते हुए वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। फिर अगले दिन तावजी उसे अपने साथ लेकर गए और रोशनी का बीजा लगवाने के लिए अप्लाई कर दिया। यह देखकर वह तो बिल्कुल सदमे से पागल सा हुआ जा रहा था। जैसे तैसे उसने वहां पर अपना एक हफ्ता काटा और फिर वापस लंदन आ गया। रोशनी का बीजा 1 महीने के बाद का लगा था, तो वह उसके बाद ही यहाँ आने वाली थी। लेकिन अब वह यह बात आलिया को कैसे बताता, उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था। वह अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसे आलिया को कुछ भी बताने का याद ही नहीं रहा। जिस दिन उसके होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, उसके 2 दिन पहले ही उसके पास ताऊजी की कॉल आई और उन्होंने उसे बताया कि कल सुबह की फ़्लाइट से रोही लंदन आ रही है, तुम उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। यह सुनकर तो उसका दिमाग जैसे कि बिल्कुल सुन्न सा पड़ गया था। अब भले ही उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मजबूरन उसे रोशनी को पिक तो करना ही था और इसीलिए अगले दिन खुद जाने की बजाय उसने एयरपोर्ट अपने मैनेजर को भेज दिया। खुद वह सारा दिन घर से बाहर ही रहा और जैसे ही रात हुई और वह घर लौटकर वापस आया, तो अपने कमरे में अपने बेड पर कंबल ताने हुए एक वजूद को देखकर वह अचानक से दरवाजे के पास इटसेल बढ़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे को हिलाते हुए उसे पुकार कर बोला, ए लड़की, उठो यहाँ से और जाकर बाहर लॉन्स में सो जाओ। कंबल हटाकर जैसे ही वह उठी तो विक्रम बिल्कुल मूर्ति सा बन गया। कितनी खूबसूरत थी वह, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल अप्सरा के जैसी। वह उसकी काली बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों से निगाहें चुराते हुए बोला, मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो इसीलिए तुम यहाँ से बाहर चली जाओ और सोफे पर सो जाओ। विक्रम ने कहा। तू चुपचाप उठी, तभी उसके हाथों में मौजूद चूड़ियों के खनकने की आवाज़ से कमरे में एक शोर सा पैदा हुआ, जिससे न जाने क्यों विक्रम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई।
वह एक गुलाबी रंग का खूबसूरत सा पांव तक आता हुआ फ्रॉक की शेप का बना हुआ सूट पहने हुए थी। उसके लंबे बाल इस वक्त जुड़े में गुथे हुए थे। वह अजीब से खोए हुए अंदाज में उसे देख रहा था, जो उसे इस वक्त बहुत हसीन लग रही थी। नी कि उससे निगाहें हटाने का मन ही नहीं चाहता था। वह रोशनी से निगाहें चुराता हुआ अपनी साइड पर आकर लेट गया। कुछ ही देर में वह सो चुका था। हमेशा की तरह रात के आखिरी पहर में उसकी आंख खुली तो उसने घड़ी पर टाइम देखा और अपना ऑफिस वर्क करने के लिए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हाथ धोने के बाद वह कॉफ़ी बनाने के इरादे से बाहर आया तो सोफे पर लेटी उस लड़की को देखकर वह चौंक गया। वो सर्दी की वजह से अपने आप को समेटकर सोई हुई थी। उसने अपने दोनों पैरों को अपने पेट में घुसा रखा था। ओ माय गॉड, मैंने भी इसको ब्लैंकेट नहीं दिया। और ये पागल लड़की पूरी रात इसी तरह से सर्दी में सोई रही। वो चिंता से सोचता वापस गया और अपने कमरे के बेड पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाकर उस पर उड़ाने लगा तो रोशनी की आंख खुल गई। वो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। आई एम सॉरी, तुम्हारी नींद खराब कर दी। तुम एक काम करो, जाकर कमरे में सो जाओ, मैं बाहर बैठकर ऑफिस का काम कर लेता हूँ, वह बोला। तो उसने चुपचाप ब्लैंकेट उठाया और रूम में चली गई। अजीब लड़की है ना, थैंक्स बोलती है ना, सॉरी बोलती है, कहीं ये गूंगी तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बचपन में तो बहुत ज्यादा बोलती थी। विक्रम खुद से ही सवाल और जवाब करने लगा। फिर सर झटक कर वह किचन में बढ़ा और अपनी कॉफ़ी बनाकर अपना ऑफिस वर्क करने लगा। तकरीबन 5 बजे के करीब नींद से आंखें बोझिल हुईं तो उठकर कमरे में आया तो वह लड़की वॉशरूम में थी। फिर वह बाहर निकली तो बिना दुपट्टे के उसका वजूद देखकर वह अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। रूह ही उसकी निगाहों से घबरा सी गई थी और जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर उसकी तरफ मुड़ी। पायल, घर कहाँ पर है? मैंने मंदिर ढूंढा था लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि वह एक टक उसे दे जा रहा था। जी, मैं आपसे आरती करने के लिए पूछ रही हूँ, मंदिर कहाँ पर है? उसने दोबारा सवाल किया तो विक्रम चौंक कर इधर उधर देखने लगा। वह दरअसल बात यह है कि मैंने तो कभी पायल वगैरह की ही नहीं, तो पायल घर तो है ही नहीं। लेकिन सुबह मैं अपने असिस्टेंट से कहकर एक छोटा सा मंदिर तुम्हारे लिए मार्केट से मंगवा दूंगा। तुम आज पायल रहने दो, रोशनी ने कहा। मैं खुद जाकर भगवान जी को घर में ले जाऊंगी। वह तुरंत बाहर गई और बालकनी में खड़े होकर सूर्य जिधर से उग रहा था उसकी तरफ देखकर प्रार्थना करने लगी। विक्रम बेड पर बैठकर उसे देखने लगा। वह बड़े सुकून और इत्मीनान से प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना के बाद वह बाहर जाने लगी तो अचानक ही विक्रम उसे पुकार बैठा। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या आपको मेरा नाम नहीं मालूम? उसने मुड़ते हुए हैरान गोइथोंग, आपको मेरा नाम भी मालूम हो? वह स्पष्ट लहजे में बोली। तो विक्रम लब भींच कर निगाहें चुरा गया। वो चुपचाप नाम बताए बिना ही बाहर निकल गई। विक्रम ने काफी ज्यादा उसका नाम सोचने की कोशिश की मगर जहन में उसका नाम आ ही नहीं रहा था। फिर उसने उसकी डिटेल्स जो कि उसका बीजा बनाते हुए इस्तेमाल की थी वो चेक की तो उसका नाम रोशनी लिखा था। ओह, उसका नाम रोशनी है और मैं देखो भूल गया, माँ ने बताया भी था। खैर, अब मुझे याद रखना है वरना बड़ी इंसल्ट होने वाली है मेरी। वह खुद से बड़बड़ा हुआ सोने के लिए लेट गया। जब उसकी आंख खुली तो वह तैयार होकर बाहर निकला तो किचन से बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। वह अंदर दाखिल हुआ तो रोशनी पोहा बना रही थी। वह जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। रोशनी ने ट्रे में पोहा और चाय रखते हुए उसके सामने रखा तो वह कहने लगा, वाह, कमाल का पोहा बना है। पता है, मैंने इतनी बार ट्राई किया कि ऐसा पोहा बनाऊं, इतनी ज़्यादा रेसिपी देखी मगर इतना बकवास बनता है। हर बार कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्च तेज़ हो जाती है और कभी तो दोनों ही तेज़ हो जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इसको बनाऊं कैसे। खैर, अभी तुम कुछ दिन तक मेरे पास रहोगी तो ऐसा करना मुझे सिखा देना, फिर इसके बाद मैं खुद ही बनाना सीख लूँगा। और हाँ, तुम्हें अगर यहाँ पर रहकर कुछ को भी करना है तो आराम से करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इसके अलावा अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, हमारा डाइवोर्स बहुत जल्द होगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए उस लड़के का रिश्ता लेने जाऊंगा। ठीक है, विक्रम नॉन स्टॉप बोलता चला गया। मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती, रोशनी संजीदगी भरे अंदाज में बोली तो उसने सर उठाकर देखा।
तुम्हें मेरे किसी और से शादी करने से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कभी ने बेइख्तियार पूछा तो वह अजीब तरह से गमगीन अंदाज में हंसते हुए बोली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे प्रॉब्लम है कि नहीं है? अगर मैं कहूँ भी कि मुझे प्रॉब्लम है तो आपने कौन सा शादी करने का इरादा कैंसिल कर देना है? उसकी बात पर विक्रम ने निगाह चुराते हुए प्लेट पर झुक गया। फिर वह उसे बाएं बोलने के बाद ऑफिस के लिए निकला और रास्ते से उसने आलिया को पिक किया। चलो कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर पहले नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस चलते हैं, आलिया ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। दरअसल मैंने तो नाश्ता कर लिया है, रोशनी ने नाश्ता बना दिया था, वह बेइख्तियार बोल पड़ा। कौन रोशनी? वह हड़बड़ा कर बोला। वह एक लड़की रखी है, इंडियन है, खाना अच्छा बनाती है, तो बस खाना खाकर आया हूँ उसके हाथ का। किसी दिन तुम सबको भी मैं इनवाइट करूँगा, आकर ट्राई करना, बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ में बहुत जायका है। वह आलिया के सवाल पर बात को घुमाकर झूठ बोल गया। अरे, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर का खाना कितना बुरा लगता है। और रही मेरी बात, मैं तो कभी भी किचन में दाखिल नहीं हो सकती, आलिया ने कहा। वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें यह सब सीखना चाहिए। कहते हैं पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेड़ से होकर गुजरता है, तो मेरे दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। विक्रम हल्का सा मुस्कुराकर बोला। सॉरी मेरी जान, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वैसे भी मैं तुम्हारे दिल में पहले ही जगह बना चुकी हूँ, तो यह मुझे पेड़ से गुजरकर जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो डायरेक्ट दिल पर कदम रखती हूँ, आलिया घमंड भरे अंदाज में बोली। हाँ, यह भी है वैसे, लेकिन यह जो कदम तुमने मेरे दिल पर रखा है ना, यह तो तुमने अपनी सहूलियत की वजह से रखा है। तुमने जिस तरह मेरे बिजनेस के लिए किया है, वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। शाम को जब वह ऑफिस से घर आया तो पूरे घर का नक्शा बदला हुआ था, हर तरफ सफाई और सलीका दिख रहा था। वह कमरे में आया तो हर चीज़ अपने ठिकाने पर मौजूद थी। वह वॉशरूम में गया तो उसका बाथरोब वहां पर मौजूद नहीं था। वह रोशनी को पुकारते हुए किचन में आया तो वह मुड़कर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। यह मेरा बाथरोब कहाँ है? उसने पूछा। वॉशरूम में पड़ा था तो मुझे लगा कि यह धोने वाला है, तो मैंने धो दिया, वह आहिस्ता से बोली। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं हर हफ्ते लॉन्ड्री में दे देता हूँ। वैसे भी वह धोने वाला नहीं था, मैंने सुबह ही इस्तेमाल किया था, और फिर मैं शाम को भी वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। वो जुझ कर बोला। आप पूरे हफ्ते में एक ही इस्तेमाल करते हैं? छी, कितने गंदे हैं आप! वह नाक मुंह चढ़ाकर बोली। मैंने कब कहा कि मैं पूरे हफ्ते में एक ही यूज़ करता हूँ? मैंने यह कहा कि सुबह को जो यूज़ करता हूँ, शाम को आकर भी वही यूज़ कर लेता हूँ। वो झल्ला कर बोला। हे भगवान, इससे पहले जो आपने कहा मैं हफ्ते बाद लॉन्ड्री में देता हूँ, तो इसका मतलब हुआ ना कि पूरा हफ्ता यूज़ करते हैं, फिर लॉन्ड्री में जाता है, फिर धुल कर आता है। वो मुंह बनाकर बोली। ओ माय गॉड मैडम, कल तुम्हारे आने से पहले मैंने सब कपड़े लॉन्ड्री में दे दिए थे, जिसमें मेरे साथ बाथरोब भी थे, और यह 8वां एक्स्ट्रा होता है जो कि मैं आज के दिन पहनता हूँ, और कल सुबह सुबह मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आ जाएंगे, और फिर कल मैं उन्हें यूज़ करना शुरू करूँगा। आए समझ में बात? वह बात साफ करते हुए बोला। जी, आ गई है समझ। अब आप ऐसे ही नहा ले, क्योंकि वह अभी गीला होगा। वह इत्मीनान भरे अंदाज में बोलती हुई अपना काम करने लगी। ऐसे कैसे नहा सकता हूं मैं? मुझे नहाने के बाद बाथरो पहनने की आदत है। वह चिल्लाकर बोला। आज अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप नहाने के बाद अपना सूट पहन लीजिए। आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जब तक खुद को ड्राई ना कर लूं तब तक मैं कपड़े नहीं पहनता। मुझे हमेशा से ही ऐसे नहाने के बाद बाथरो पहनने की आदत है। खैर, अब करना तो पड़ेगा। वह ठंडी आह भरता हुआ अपने कमरे में आया और अपना टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फिर वह फ्रेश होने के बाद अपना टॉवल बांधता अपने ध्यान में बाहर निकला कि तभी वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर पलटते हुए वह रोशनी से इतनी जोर से टकराया कि उसे पकड़कर गिरा। उस वक्त वह खुद पीठ के बल गिरा था और रोशनी उसके ऊपर। वह जल्दी से उसके ऊपर से उठने लगी, मगर दोबारा से फिसलकर वह दोबारा उसके ऊपर आ गिरी और उसकी लब विक्रम के सीने पर ऐन दिल के ठिकाने पर टकराए तो एक बिजली सा करंट पूरे वजूद में दौड़ गया और विक्रम का हाथ खुद बखुदा गिर्द लपट गया। रोशनी बढ़कर फिर से उठी, मगर उसकी कमर में हाथ होने की वजह से वह दोबारा से गिरी और अब की बार उनके लवों ने अपना निशाना साध लिया। विक्रम के सर पर अजीब सी सरगोशी छाने लगी। उसके बाजुओं ने अपने आप उसका सर जकड़ लिया। रोशनी उसकी गिरफ्त में मचल उठी। फिर गले में उसके आंसुओं का नमकीन जाए गया तो वह आहिस्ता से उसे छोड़ता पीछे हुआ।
वह तेजी से जमीन से उठकर तकरीबन भागते हुए खुद को वॉशरूम में बंद कर चुकी थी। वह सर पकड़े सोफे पर बैठ गया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया था? ऐसे कैसे कर दिया मैंने ये सब? वह क्या सोचती होगी मेरे बारे में? वह खुद को कोसने लगा। फिर काफी देर के बाद वह वॉशरूम से निकली और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। वह कपड़े बदलकर बाहर आया तो देखा कि रोशनी टेबल पर खाना लगा रही थी। वह कुर्सी घसीट कर बैठ गया और हिम्मत करके निगाहें उठाकर उसे देखा तो उसका चेहरा रोने से सुर्ख हुआ था। रियली सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। प्लीज तुम इस बात का कोई मतलब ना निकालना, इंसान हूं, बहक सकता हूं, वह आहिस्ता से बोला। उसकी बात के जवाब में बिना कुछ बोले रोशनी मुड़ी और अपना खाना ट्रे में डालकर बाहर निकल गई। ओहो, कितना नखरा है इस लड़की में, क्या हो गया है? छू ही तो लिया ना, बीवी है मेरी, अगर छू भी लिया तो हर्जी क्या था? वह दिल ही दिल में कुढ़ते हुए सोचने लगा। फिर खाना खाने के बाद वह उठा और कमरे में चला गया। अगले दिन जब आंख खुली तो वह काफी लेट था। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल आया। ऑफिस में भी वह सारा दिन अजीब सा बिहेव करता रहा और आलिया इस बात पर उससे नाराज भी हो गई, क्योंकि वह उसकी किसी भी बात को ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा था। वह अब उसे मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आया। सो क्या लोगी? उसने मेन्यू कार्ड देखते हुए पूछा। तुम यह सब छोड़ो और यह बताओ कि तुम्हारा ध्यान किधर है? आज तुम बिल्कुल भी अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी बहुत उलझी हुई थी मिस्टर बजाज, इम्प्रेस ही नहीं लगे। वजह बताओ मुझे, आलिया ने कार्ड छीन हुए कहा। यार कोई वजह नहीं है, बस सर दर्द है। बताया तो था तुम्हें, वो निगाहें मिलाए बगैर बोला। ओके ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि नेक्स्ट वीक जो पार्टी है उसमें हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश हिंदुस्तानी मांग रहे हैं। सो क्या छोले भटूरे बना पाएगी तुम्हारी वह नौकरानी? आलिया की इस बात पर विक्रम चौंक गया। इतने छोले भटूरे कैसे बनाएगी वह? आलिया वह छोटा मोटा काम कर सकती है यार, वह जल्दी से बोला। हमने वह छोले भटूरे सिर्फ मिस्टर बजाज और उनके स्टाफ को सर्व करने हैं, इतना तो वह बना ही सकती है ना? तुम जानते हो ना कि वह पहले ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर उन्हें उनकी पसंद का मेन्यू ना मिला तो यह ना हो कि वह यह इवेंट हमें दे ही ना। सो प्लीज उसे कहो कि वह यह करें। आलिया ने कहा, चलो ठीक है, मैं बात करके फिर बता देता हूं तुम्हें। वह अपनी कंपेटिंगते हुए बोला। मुझे लग रहा है तुम्हारे वाकई सर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो ऐसा करो कि जाकर आराम करो। कुछ देर आलिया ने कहा तो वह उठकर खड़ा हो गया। विक्रम घर पहुंचा तो रोशनी हमेशा की तरह खुद को किसी काम में उलझा हुए थी। वह किचन को चमकाने में बिजी थी। फिरोजी कलर की शॉर्ट शर्ट और सलवार के साथ दुपट्टा कमर के गिर्द बंधा था। उस वक्त वह स्टूल पर चढ़ी कैबिनेट चमकाने में मशरूफ थी। वह हल्का सा उसके पास जाकर खासा। तभी वह डरकर पीछे होने लगी तो उसका पांव फिसला और इससे पहले कि वह गिरती उसे विक्रम ने अपनी बाहों में थाम लिया। रोशनी विक्रम के गले में बाहें डाले उसके बहुत करीब थीं। उनकी सांसें सांसों से टकरा रही थी। वह आहिस्ता से उसे जमीन पर उतारता। पीछे हुआ तो वह जल्दी से अपने कमर के गिर्द लपेटा, दुपट्टा खोलती, कंधों पर ले गई। यह सब करने की क्या जरूरत है? 1 हफ्ते के बाद वह काम वाली आती है, तुम उसे सब बता देना, वह कर लेगी। विक्रम ने कहा। उसे अगर करना होता तो बिना कहे भी करती ना। इतना गंदा है आपके घर में, मुझे तो देखकर ही उलझन हो रही थी। कोई चीज किसी जगह पर नहीं है। वैसे भी मुझे यह सब करने की आदत है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। वह तेज लहजे में बोली। काम बालियां तो फिर ऐसे ही काम करती है ना। अब मैंने कभी उसे नहीं कहा कि यह कर दो, वो कर दो, और ना ही मैं किसी के काम में दखल अंदाजी देता हूं। वह सर झटक कर बोला तो वह बिना कुछ कहे अपना बाकी काम निपटाने लगी। कुछ देर तक विक्रम उसे देखता रहा कि वह उससे कोई बात करेगी। फिर वह मायूस सा होकर अपने कमरे की तरफ बढ़क गया। कपड़े चेंज करने के बाद वह जब आकर बैठा तो उसी वक्त रोशनी उसके लिए गर्मागर्म चाय बनाकर ले आई। थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा तलब महसूस हो रही थी। वह उसे शुक्रिया भरी निगाहों से देखते हुए बोला। रोशनी वापस पलटने लगी तो विक्रम ने उसे एकदम पुकारा। सुनो रोशनी, प्लीज यहाँ 1 मिनट के लिए बैठना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बिना कुछ बोले, आज्ञाकारिणी, तो वह हमारी कुछ डिशेज वगैरह चखना चाहते हैं, तो क्या तुम प्लीज छोले भटूरे बना दोगी प्लीज? विक्रम ने रिक्वेस्ट करते अंदाज में पूछा। जी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोहित सर झुकाए हुए आहिस्ता से बोली।
थैंक यू सो मच, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इसकी पेमेंट ज़रूर मिलेगी। तुम यह सोचो कि यह एक तरह से तुम जॉब कर रही हो मेरे लिए और मैं तुम्हें इसकी पेमेंट दूंगा, विक्रम ने कहा। तो उसने निगाहें उठाकर उसे देखा और आहिस्ता से बोली, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इन पैसों का क्या करना है? वहाँ घर में भी मुझे फूफा जी और बड़े फूफा जी सब कुछ लाकर देते थे, और यहाँ पर आप ला देते हैं तो कोई बात नहीं। वह आहिस्ता से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। उसके कमरे से जाने के बाद विक्रम ने इन बीते 3-4 दिनों के बारे में सोचा, तो उसे याद आया कि उसने इन 3-4 दिनों में उससे एक बार भी नहीं पूछा कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, या उसे कोई चीज़ पसंद है तो वो उसे ला देता। वो तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई, और फिर वह दिल में इरादा कर चुका था कि रोशनी जब तक उसकी जिंदगी में है वह उसकी हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करेगा। पूरा हफ्ता गुजर चुका था। वह उसे शॉपिंग के लिए कहता रहा, मगर वह हर बार ना कह देती थी। मगर उसने एक काम किया था कि उसने ताऊजी को फ़ोन करके उसके लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह मंगवा लिए थे, जो कि उसका दोस्त आज ही लेकर आया था। उसे शॉपिंग बैग देते हुए वह बोला, ये मैंने ताऊजी से कहकर मंगवाए हैं। इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम्हें उन्हीं की पसंद पहनना अच्छा लगता है ना? इसमें से कोई भी सूट रख लेना तुम, और वहाँ किचन से फ्री होगी तो फ्रेश होकर भी कोई ड्रेस वगैरह पहन लेना, विक्रम जल्दी से बोला। तभी रोशनी ने कहा कि हम कहीं जा रहे हैं क्या? यह पूछकर वह थोड़ा सा झिझक गई। हाँ, वह तुम्हें बताया था ना कि इवेंट के लिए छोले भटूरे बनाने हैं, तो हम लोग बस वहीं पर जा रहे हैं। तुम भूल गई थी क्या? विक्रम ने कहा। नहीं, मैं आपका काम कैसे भूल सकती हूँ? मुझे तो लगा था कि शायद मुझे घर में ही बनाना है। विक्रम की बात के जवाब में रोशनी जल्दी से बोली, नहीं स्वीटहार्ट, उसके लिए तो मुझे तुम्हें होटल लेकर जाना होगा। वहां पर तुम स्टाफ के साथ मिलकर सारा काम करोगी, यहाँ पर अकेले करोगी तो परेशान हो जाओगी। खैर, चलो बाकी की बातें अब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। जल्दी से अपनी चीज़ें उठाओ और नीचे आ जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर विक्रम उसकी बात सुने बगैर ही नीचे की तरफ चला गया। रोशनी जल्दी से अपना एक ड्रेस पकड़े हुए उसके पीछे भागी। मैं इस वक्त कितनी गंदी लग रही हूँ, और आप मुझे ऐसे ही लेकर जा रहे हैं। इतनी भी जल्दी क्या थी? कम से कम मुझे कपड़े तो चेंज करने देते। गार्ड में बैठकर जलते हुए अंदाज में उसने कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वहां तुम किसी को यह मत कहना कि तुम मेरी पत्नी हो, प्लीज़। विक्रम की इस बात पर रोशनी के चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल गई, मगर वह कुछ भी नहीं बोली। होटल पहुंचने के बाद विक्रम ने उसे स्टाफ के साथ किचन में भेज दिया। रोशनी ने सबके साथ मिलकर जल्दी से सब कुछ मैनेज कर लिया था। वो न सिर्फ छोले भटूरे बना चुकी थी, बल्कि मीठे में उसने आइसक्रीम केक भी बनाया था। उसने कुछ कुकिंग कोर्स कर रखे थे, इसीलिए वह स्टाफ के साथ मिलकर कॉन्टिनेंटल फूड बनाने में भी मदद कर रही थी। कुछ देर के बाद विक्रम अंदर दाखिल हुआ और सारी डिशेस चखने के बाद वह उनकी तारीफ करता रहा, और फिर वह रोशनी की तरफ मुड़कर गया। वहाँ मैनेजर भी था। उसने कहा कि यह मेरी मेहमान है, तो इसे तुम स्पेशल रूम में पहुंचा दो। वहाँ पर यह अपने कपड़े चेंज कर लेंगी। फिर उसने रोशनी से कहा, और तुम भी इसके साथ चली जाओ और कपड़े वगैरह चेंज कर लो। अगर आराम करना चाहती हो तो आराम भी कर लेना। वह बड़े ही नरम लहजे में बोलता हुआ पलटने लगा था कि तभी तेजी से वहां पर आलिया अंदर दाखिल हुई। तो ये है वह लड़की, ये तो काफी खूबसूरत है, आलिया ने चुभी हुई निगाहों से रोशनी को देखते हुए कहा। रोशनी उसे बिना कुछ बोले मैनेजर के साथ रूम में चली गई। आलिया और विक्रम मेहमानों को अटेंड करने लगे थे। कुछ देर के बाद मिस्टर बजाज की होने वाली बहू और बेटे की एंट्री थी, मगर इस वक्त वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और स्पॉटलाइट सीढ़ियों के पास आकर रुकी, जहां पर रोशनी सीढ़ियों से आ रही थी, और तभी स्पॉटलाइट रोशनी पर पड़ी। वह बेचारी घबराकर इधर उधर देख रही थी। तभी विक्रम की नज़र रोशनी के ऊपर पड़ी और वह बिल्कुल बू बन गया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। बाकी सारे मेहमान भी रोशनी को ही देख रहे थे। हटाओ ये लाइट, ये स्पॉटलाइट मिस्टर बजाज के बेटे और बहू पर मारनी थी, मगर तुम लोग यह किस पर मार रहे हो पागल, बेवकूफ़ लोग। आलिया स्टाफ पर बरस पड़ी तो उन्होंने जल्दी से स्पॉटलाइट बंद की, और तभी साथ में पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गईं। रोशनी बेचारी तेजी से पलटक वहां से चली गई। कौन थी यह लड़की मिस्टर विक्रम? मिस्टर बजाज ने विक्रम से पूछा। दरअसल वह हमारे स्टाफ मेंबर की हेल्प करने आई थी। वह मिस्टर विक्रम की पर्सनल शेफ है, उनके लिए घर में खाना वगैरह बनाती है।
इससे पहले कि विक्रम मिस्टर बजाज को कोई जवाब देता, आलिया ने जल्दी से कहा, बहुत खूबसूरत है, प्लीज जरा उन्हें नीचे तो बुलाएं। हम जरा उनका बनाया हुआ खाना उनके सामने ही चेक करेंगे और फिर उन्हें बताएंगे। मिस्टर बजाज ने तुरंत कहा। विक्रम ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर बजाज, आपको जो कुछ भी कहना है वह आप मुझसे कह दीजिए, मैं उस तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। मगर बजाज के बार बार जोर देने के बाद आलिया रोशनी को ले आई। रोशनी इस वक्त वहां सबकी निगाहों को देखकर बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हो रही थी। मिस्टर बजाज ने छोले भटूरे ट्राई करने के बाद रोशनी के गालों को छाना चाहा तो वह हड़बड़ाकर पीछे हो गई। तभी मिस्टर बजाज विक्रम की तरफ मुड़ा और बोला, क्या यह लड़की मुझे आप कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। बजाज की इस बात पर रोशनी ने तड़प कर विक्रम की तरफ देखा था। विक्रम भी समझ चुका था कि रोशनी को इंग्लिश भी बहुत अच्छे से समझ आती है। तभी विक्रम अपनी मुट्टियां भंजते हुए बोला, मिस्टर बजाज, अपनी हद पार मत कीजिए। यका ने तुरंत ही विक्रम का हाथ कसक पकड़ा और उसे एक तरफ लेकर गई। वह कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? विक्रम, तुम एक नौकरानी के लिए मिस्टर बजाज से इस तरह से बात कर रहे हो। ये डील तो तुम्हारा सपना है और तुम अपने सपने के साथ इस तरह नहीं कर सकते। आलिया बड़े ही सख्त लहजे में उससे बोल रही थी तो विक्रम ने जख्मी निगाहों से आलिया को देखते हुए और उस पर तंज करते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर यह ऑफर यह आदमी तुम्हें करता और मैं तुम्हारे लिए भी यही कहता, तो क्या तब भी तुम मुझसे यही बोलती? आलिया ने लगभग चीखते हुए विक्रम से कहा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। वो भी सिर्फ इस 2 टके की नौकरानी के लिए आलिया बुरी तरह से तिलमिला गई थी। विक्रम ने कहा, क्यों, तुम्हारी इज्जत है और जो तुमसे नीचे हैं, जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती है क्या? जो बात मैंने मिस्टर बजाज से कही है, असल में तो वह तुम्हें कहनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक औरत की इज्जत एक जैसी होती है, चाहे फिर वह तुम हो या फिर वह। विक्रम पत्थर की मूरत बनी खड़ी हुई रोशनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम मुझे इस 2 टके की लड़की के साथ मिला रहे हो मेरा, और इसका क्या मुकाबला है? आलिया चीख कर बोली, सही कहा तुमने, तुम्हारा और इसका कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। और हाँ, एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई 2 टके की लड़की नहीं है, ये विक्रम रायचंद की बीवी है। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा यह रूप भी देख लिया। अरे, तुम तो औरत होकर औरत की इज्जत ही नहीं करती हो, तो तुम मेरी इज्जत क्या रखवाली करोगी? आज से मेरा और तुम्हारा हर तरह का रिश्ता खत्म ही समझो। वह लगभग चीख कर बोला और आलिया ने फटी फटी निगाहों से विक्रम को देखा। विक्रम चलता हुआ रोशनी के पास आया और उसका हाथ थाम कर उसे वहां से लेकर बाहर आ गया। विक्रम ने रोशनी को बड़े आराम से कार की फ्रंट सीट पर बिठाया और फिर वह घर पहुंचे। रोशनी अभी तक बिल्कुल सख्ते में थी। विक्रम उसका हाथ थामे फ्लैट की तरफ बढ़ गया। रोशनी अंदर जाकर सोफे के साथ लगी जमीन पर बैठ गई। रोशनी, तुम ठीक तो हो? प्लीज, जो भी हुआ उसे भुला दो। उसके सामने बैठते हुए शर्मिंदगी भरे लहजे में विक्रम बोला, क्या क्या भुलाऊं? मेरे दिल पर बहुत यादें छुपी हुई हैं। यह पहली बार नहीं था कि किसी मर्द ने मुझे इस तरह से देखा हो। मुझे सबसे पहले तो आपके चचेरे भाई ने इसी नीयत से छुआ था। वह तो हमदर्द बनकर मेरे पास आया था। आपके जाने के बाद वह मुझसे कहता था कि कोई बात नहीं, अगर विक्रम नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तुम मेरे बाजू पर सर रखकर सो जाया करो। और वह सिर्फ मुझे गंदी निगाहों से देखता ही नहीं था, बल्कि छूता भी था, जिसका मुझे मतलब भी नहीं पता था, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जब 13 साल की थी तो वह बहाने बहाने से, प्लीज अब आगे मत बोलो। विक्रम बात काटते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया और उसकी आंखों से आंसू बहन निकले थे। अरे, आप तो इतने में ही परेशान हो रहे हैं? नहीं, सुनिए, आगे मेरे दिल पर लगे घाव को आपको सुनना पड़ेगा। वह बहाने से छूते थे। मैंने मासूमियत में यह बात बुआ जी को बताई तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मगर दरिंदे तो वहां पर भी थे, बॉर्डन बावर्ची वाला और वैन वाले के रूप में। मगर ना जाने कौन सी दुआएं थीं कि यह काम बस छूने तक ही रहा और मैं जैसे तैसे बच बचाकर यहाँ पहुँच गई। और यहाँ भी दरिंदे छुपे हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भी कर लूंगी, मगर मुझे छोड़िएगा मत। मुझे बहुत डर लगता है। आपसे दूर होने में रोशनी रोते हुए बोले जा रही थी और विक्रम भी अपने आंसू बहाते हुए उसे सुन रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़, मेरा वादा है कि आइंदा से कोई भी तुम्हें गंदी निगाह से कभी नहीं देखेगा।
तुम्हारा विक्रम हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। विक्रम ने उसकी आंखों पर अपने स्नेह को बरसाते हुए नरम लहजे में बोला। और जो मिस्टर बजाज की वजह से आपकी डील खराब होगी, अब उसका क्या करेंगे? छोड़ दूं मैं सब कुछ और चला जाऊंगा, तुम्हें यहां से लेकर उस जगह जहां पर तुम्हारी कोई भी बुरी याद तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। यह मेरा वादा है, और आइंदा से कभी भी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। कोई दरिंदा तुम्हारी तरफ गंदी निगाह से भी नहीं देखेगा। ये कहते हुए उसने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन आपका यह बिजनेस, आप इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वह परेशान होते हुए लहजे में बोली। विक्रम ने कहा, दरअसल मुझे एक इवेंट कंपनी ने ऑफर हुआ था। इटली में वह एक बहुत बड़ी कंपनी है, मगर तब तक मैंने अपना यह बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। उस वक्त तो मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था अगर कभी भी आपको कहीं और जाना हो तो आप एक बार हमसे बात ज़रूर करिएगा। तो अब मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर वहां पर नौकरी मिल गई तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो मैं अपनी लाइफ के साथ कर ही लूंगा। तुम साथ हो तो सब कुछ हो जाएगा। अब की बार। विक्रम ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला तो उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। रोशनी अब काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुकी थी। अगले दिन आलिया ने आकर विक्रम को बहुत समझाया कि वह अपनी इवेंट कंपनी को संभाले, मगर विक्रम की तो अब सुई एक जगह पर अटक चुकी थी कि अब वह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और विक्रम जब एक बार फैसला कर लेता था तो फिर वह कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता था। 1 महीने के अंदर अंदर विक्रम ने अपने सारे इंतजाम इटली में कर लिए थे, और फिर वह रोशनी को लेकर इटली पहुंच गया। वहां एयरपोर्ट पर उन दोनों के स्वागत के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। उस वक्त रोशनी ब्लू कलर के घेरनुमा सूट में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। आज जब उसका हमसफर उसके साथ था तो लोगों की निगाहों के देखने का अंदाज भी बिल्कुल बदल गया था। सच कहते हैं, औरत को हमेशा मर्द ही बनाता है। उसका पति उसका साथ दे तो दुनिया की कोई भी गलत निगाह उसे छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो पिता के बाद औरत का निगहबान उसका पति होता है। जब तक रोशनी का पति उसके लिए लापरवाह था तो दुनिया उसको नोच खाने की नज़र से देखती थी, मगर आज वही दुनिया उसके पति के साथ होने पर उन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।